हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं फिर से एक बार बायोकेमिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू। अगर हम पहले एक और वीडियो लेके आए थे टॉप 50 एमसीक्यू बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये जो आ रहा है आई बटन, इस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए और देखिए ये जो क्विज हम डेली क्विज करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, बॉटनी द बर्निंग डिजायर। अगर अभी आप नहीं है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे बॉटनी द बर्निंग डिजायर और वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम मॉक टेस्ट और कोर्स भी करा रहे हैं, एमएससी बॉटनी इंट्रेंस और बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली। चलिए बातें हो गई, हम अपना क्वेश्चन ये देख लेते हैं और चलते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। व्हाट इज जाइमोजेन? तो जाइमोजेन क्या होता है? जाइमोजेन क्या होता है? इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, ऐसा एंजाइम जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल के। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होते हैं उसे जाइमोजेन बोलते हैं। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल में जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, सिट्रिक एसिड एक्चुअली में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैसे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बनता है। आपका एस्टिल को एंजाइम ये होता है, उससे जब बाइंड करता है ऑक्जिलो एस्टिक एसिड तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है आपका। ठीक है, तो ये आप जानते रहेंगे। देखो यहाँ पे आ गया ना, साइट्रेट है, ये थोड़ा सा देखो ऑक्जिलो एस्टिक एसिड बन रहा है तो साइट्रिक एसिड है। ये थोड़ा सा उल्टा दिया है क्या चक्र इसका? ठीक है, आप जानते रहेंगे भैया, हम जो आपको बता रहे हैं। क्या होता है? एस्टिल कोएंजाइम में आता है आपका, किससे बाइंड करता है? ऑक्जिलो एस्टिक एसिड से। और क्या बनाता है? फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो थोड़ा सा चक्कर उल्टा दे के रखा है, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द मोनोसेक्राइड दैट कंप्राइज मेजर पोर्शन ऑफ हनी। तो हनी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हनी में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। आप एक क्वेश्चन बताएंगे, वैक्स डी, वैक्स डी किससे प्रोड्यूस होता है? किस ऑर्गेनिज्म से? ओके। अगला है कि द आइसोटोप यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को क्योर करने के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं हम। ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। आपसे पूछ रहा है कंपिटिटिव इनहिबिशन में Km जो आपका होता है, Km जहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है इफेक्ट? तो Km जो होता है इंक्रीज करता है और जो Vmax होता है अनइफेक्टेड रहता है। यहाँ पे आप प्लॉट देख सकते हैं, कंपिटिटिव इनहिबिशन में Km इंक्रीज और जो Vmax होता है वो अनअफेक्टेड होता है। अनकम्पिटिटिव में Km घटता है, Vmax रिड्यूस करता है, और नॉन कम्पिटिटिव में Km अनअफेक्टेड रहता है और Vmax रिड्यूस कर जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द देम इज थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है साइटोक्रोम सी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स होता है 3 वाला, तो ये, लेकिन कोएंजाइम क्यों में भी लेके थोड़ा है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई भी चीज़ है तो आप ना एक बार ना कमेंट सेक्शन देख लेना, पिन मैसेज देख लेना, अगर कोई भी करेक्शन रहेगा तो हम वहाँ पे आपको करके बता दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। द एनर्जी यूज टू प्रमोट बायोकेमिकल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड द। तो जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, एक केमिकल से एक केमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है, फिर तीसरा, ऐसे करके होता रहता है। तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और नया कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऐसे करके बॉन्ड का ब्रेकेज और फॉर्मेशन से कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है अपने डायरेक्शन में। चलो अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है एनिमल स्टार्च जिसे बोलते हैं, ईस्ट स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इन एनिमल, बिल्कुल सही बात है। इट इन ग्लाइकोजन द राइट इंड इज रिड्यूसिंग, जो राइट इंड रहता है वो रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट इंड जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। भैया बिल्कुल सही बात है। इट इज ए ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है, ये ब्रांच पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, प्लांट में नहीं होता, एनिमल में होता, तो ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है, सेलुलोज सिंपल होता है, अनब्रांच होता है। सेलुलोज डज नॉट गिव द कलर विथ आयोडीन, बिल्कुल सही बात है, आयोडीन के साथ ये कलर नहीं देता है। कॉटन फाइबर प्लांट सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है, सेलुलोज इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड, नहीं ये होमोपॉलीसेकेराइड होता है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, माने यही सही होगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोई एक रिएक्शन है जो लगातार होती जा रही है, तो उसके लिए जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी आप जानते होंगे, वो क्या होता है? हमेशा घटता जाता है।
डिक्रीज होता जाता है और निगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस लगातार होने के लिए। एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर किसके तरह होता है, जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए होता है उसके सिमिलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके आपका डीएनए भी बनता है। वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फास्फेट होता है, कार्बन 1 और कार्बन 5 वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे शुगर के किस कार्बन से फास्फेट जुड़ता है और किस कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। कमेंट सेक्शन है ना नीचे बता के जाना। ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी यूज इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो बहुत जगह आप देखेंगे तो एटीपी दिया रहेगा, कहीं कहीं जीटीपी भी दिया रहेगा, लेकिन एनर्जी इन एमिनो एसिड बॉन्ड करके जहाँ पे अमीनो एसिड बॉन्ड बनता है ना, टीआरएनए अमीनो एसिड बॉन्ड, तो शुरुआत में उसी एनर्जी का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो सकता है, बहुत जगह देखेंगे एटीपी होगा, तो इसको अब जो देखो एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन सेट करता है, जो आंसर मानता है, अलग अलग वेबसाइट पे देखेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी रहती है। ठीक है, बेसिक की बात करेंगे तो एटीपी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर तो यही था, तो हम यही मान के चलते हैं। आपको कोई अगर पुख्ता सबूत है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है भैया, आप जानते हैं क्या होता है, वो जो होता है पॉली अनसैचुरेटेड करके स्टेरॉइड, क्या उसे बोलते हैं ना, साइक्लोफेनेंथ्रीन रिंग कुछ होता है 17 कार्बन न्यूक्लियस का, तो स्टेरॉइड होता है कोलेस्ट्रॉल आपका। ओके। द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल, तो प्रोटीन मालिक्यूल में डाइवर्सिटी की होता है, आर ग्रुप की वजह से नहीं होता है। आर ग्रुप की वजह से तो अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन के डाइवर्सिटी में रोल प्ले करता है कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे जुड़ रहा है प्रोटीन फॉर्मेशन की जगह। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वही आपके डाइवर्सिटी को बताता है कि प्रोटीन कितने तरह का बनेगा। अगर जैसे मान लो कहीं सिस्टीन जुड़ा, सिस्टीन के बाद ग्लाइसिन जुड़ा, ऐसे करके तो प्रोटीन कुछ दूसरा बनेगा। ये चीज़ें होती हैं। द फंक्शन ऑफ कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफ़र कराता है, आपको पता ही है। ठीक है, विटामिन आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि विटामिन B1, B2, B3, B5 का काम क्या है, इसका नाम क्या है, ये किस ग्रुप को ट्रांसफ़र कराता है। भैया विटामिन बहुत ज़रूरी है। द एंजाइम लाइसोजाइम अटैक विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वाल, तो बैक्टीरियल सेल वाल पे लाइसोजाइम जो एक्ट करता है वो नैम और एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड और एन एस्टिल ग्लूकोसामिन के बॉन्ड पे अटैक करता है, पेंटाग्लाइसिन रिंग पे नहीं करता भैया। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो ना क्या होता है, आपका कोएंजाइम होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। लूजली बाउंड जो होता है वो कोएंजाइम होता है। तो ये सब सिंपल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड, तो हिस्टीडीन, ल्यूसिन, मेथियोनिन इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब हमारे बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। नॉन इसेंशियल माने कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो नॉन इसेंशियल मतलब प्रोलीन हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ओके। टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू सल्युबलाइज देम, तो आंसर में HNO3 दे के रखा था। ओके। तो लेकिन हमको पता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है, जो हम मोर्टल पिस्टल ये सब लेके लिविंग टिश्यू को उसमें डिजॉल्व कराते हैं ताकि हम वो माइक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकें। रिटेंटेंट होता है, ठीक है, ऊपर का, और नीचे का जो होता है क्या बोलते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है। लिपिड कहाँ पे रहेगा, रिटेंटेंट में रहेगा और सब ऊपर रहेगा कि नीचे, ये बताओ ऐसे करके, सिंपल चीज़ें। ग्लाइकोजन में देखो भैया दोनों बॉन्ड होता है, β14 और β16, तो बोथ होगा, सिंपल सा चीज़ है। कन्फ्यूज काहे हो रहे हो। देखो ये सब क्वेश्चन है ना मैंने छाट के लाए हैं, वो क्वेश्चन जो थोड़े टफ लगे मुझे और जो इंपॉर्टेंट लगे, और सिंपल चीज़ें। एंजाइम के क्लासिफिकेशन कोहने ने टर्म क्या दिया, सुमनर बुचनर ने क्या किया, ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा है, हाउ मैनी नाइट्रोजनस एटम प्रेजेंट इन एडेनिन, तो आप कहेंगे भैया 1374 पे 79 पे होता है, 1379 ना, 4 जगह होता है, लेकिन वो एक और वहाँ पे नाइट्रोजन अमीन ग्रुप भी जुड़ा होता है तो 5 हो जाएगा। काहे कन्फ्यूज हो रहे हो। बाइल साइड जो करता है भैया सरफेस पे एडजॉर्ब होके उसका जो होता है सरफेस टेंशन एरिया घटा देता है, वहाँ पे बाइंड हो जाएगा और घटा देगा, सिंपल सी चीज़ है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा भैया तो वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे भी करता है, अगर ज़्यादा आयन रहेंगे तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा भैया। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं करता। पीएच ऑफ ब्लड लार्जली मेंटेन अराउंड 7, तो बहुत कहेंगे भैया एल्बुमिन करता है, ठीक है कहेंगे एल्बुमिन करता है, हम मानते हैं एल्बुमिन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दे के दिया है, 70% ब्लड का ब्लड में होता है जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, तो बाइकार्बोनेट मेन रूप से आपका पीएच भी मेंटेन करता है। साइड चेन अमीनो एसिड इंटरेक्ट विथ ईच अदर,
विच फॉलोइंग शुड बी टर्म एज साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज के फॉर्मेशन कराएगा जो एसिडिक होगा। तो एसिडिक यहाँ पे लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड है और वहीं साल्ट ब्रिज। भैया सिस्टीन काहे मार रहे हो आप, सिस्टीन काहे सोच रहे हो, सिस्टीन नहीं करेगा, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकता है लेकिन साल्ट ब्रिज का नहीं करा सकता भैया। मैग्नीशियम, आयरन और मोलिब्डेनम, देखो को फैक्टर के बारे में देख लेना भैया। हम आपसे कुछ क्वेश्चन, जैसे फॉस्फेटेज को मैग्नीशियम करेगा, हेक्सोकाइनेज को मैग्नीशियम करेगा, साइटोक्रोम करेगा आयरन, ठीक है, नाइट्रोजिनेज को करेगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम अच्छा बताओ नाइट्राइट रिडक्टेज को करता है या नाइट्रेट रिडक्टेज को? यूरिएज का को फैक्टर क्या है? यूरिएज का। और सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम कौन सा है? सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट कौन सा एंजाइम का? और सबसे हल्का एंजाइम कौन सा? सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट। इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा? मैं लिखूँ? आपका लिखने का काम है, आप लिखेंगे। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ फाइटेनिक एसिड टेक्स प्लेस प्रियर टू बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज, तो भैया फाइटेनिक एसिड का अल्फा कार्बन सबसे पहले होता है क्योंकि वहाँ पे बीटा कार्बन जो होता है वहाँ पे मेथिल ग्रुप से ब्लॉक होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे बीटा कार्बन का बाद में ऑक्सीडेशन होता है भैया, समझ रहे हो? आप C4 वो पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, C4 ही होता है ना, C4 पाथवे, जहाँ पे फास्फोइनाल पायरुवेट बनता है। फिर फास्फोइनाल पायरुवेट जो होता है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आता है, तो उस पर AMP का ऐसे फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करके उसको फिर से पेप में फास्फोइनाल पायरुविक एसिड को PEP में बदला जाता है। तो वही जो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे ही ट्रांसफास्फोराइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए ना? C4 पाथवे को याद कर लो आप। Which of the following signaling pathway followed by T lymphocyte in response to antigenic stimulation? अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में है तो T lymphocyte उससे कैसे अटैक करता है? तो भैया वो कराता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, माने कि उसके आसपास जितना नियर में कोई और सेल रहेगा उसका मैचुरेशन कराएगा, और T lymphocyte कुछ सिग्नल ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो खुद के सेल पे अपना उसको प्रोलिफेरेट, खुद के ऊपर अफेक्ट करके उसको प्रोलिफेरेट मैच्योर कराएंगे। तो पैराक्राइन ऑटोक्राइन दोनों होगा। ग्लाइकोफोरिन है सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पास प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन को एक बार क्रॉस करता है। आप बताएंगे ऐसा कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो 7 बार मेम्ब्रेन को पास करता है? तो इसमें जो होता है हाउ मेनी एसिड प्रेजेंट इन दिस रीजन, तो हाइड्रोफिलिक जो होता है डोमेन में, तो वहाँ पे 20 अमीनो एसिड। नॉट सो मच रिलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन सेट 2023 का है तो क्या कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, तो बीटा ऑक्सीडेशन में देखो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड तो होता है, इलोंगेशन साइकिल ऑफ फैटी एसिड विया ACP इंटरमीडिएट होता है भैया, कन्वर्जन ऑफ एसिल को एंजाइम इनटू मेलोनिक को एंजाइम में मेलोनिक में नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेकडाउन नहीं, साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। तो 3 और 5। जेड DNA भैया आपको पता है, आप बताओ जेड DNA लेफ्ट हैंडेड होता है कि राइट हैंडेड होता है, और यहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं? तो जेड DNA में देखो एंटी और सिन कन्फर्मेशन दोनों देखने को मिलता है। तो एंटी कन्फर्मेशन जो पायरिमिडीन होते हैं CUT मतलब CT वहाँ पे रहेगा, और सिन कन्फर्मेशन जो प्यूरिन AG रहता है वहाँ पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक एंजाइम अगर रिमूव किया जाए, कोई भी कैटालाइज रिएक्शन है, तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा? वहाँ पे डेल्टा G का आप छोड़ दो, वहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर देखो एंजाइम कैसे काम करता है, किसी भी रेट का एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, अगर वहाँ से एनर्जी एंजाइम को हटा दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो कहेगा भैया हमें और एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। चलो, डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज कैन बी असाइन है, तो डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज जो है ये डाई स्टीरियोमर्स होते हैं, नॉन मिरर, एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं। इनेंशियोमर क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। ईपीमर क्या होते हैं? ईपीमर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कई सारे कायरल कार्बन होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस होता है, OH के पोजीशन H का पोजीशन डिफरेंस होता है। एनोमर क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक आप जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोसाइक्लिक होते हैं, और वहाँ पे कार्बन कार्बन का डिफरेंस होता है एनोमर, उसे साइक्लिक रहेगा तो एनोमर बोलेंगे। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन राइबोस शुगर एंड प्यूरिन इन RNA, तो प्यूरिन इन RNA तो वहाँ पे बीटा 1 एंड 9 मतलब वहाँ पे बीटा पोजीशन पे 9th कार्बन पे वहाँ पे होता है, जहाँ पे राइबोस शुगर से आपका बेस जुड़ता है, जो आपका एडेनिन ये सब हो गए तो 9th पोजीशन से जुड़ता है। ये सब आप देखेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहे होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।
मालिकुलर मास ऑफ प्रोटीन कैन नॉट डिटरमाइन बाई, तो देखो क्रोमेटोफोकसिंग से हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, ना कि उसका मालिकुलर वेट पता करते हैं। मोल्डी टॉप हो गया, एचडीएस पेज हो गया, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी हो गया, इससे हम मालिकुलर मास पता कर सकते हैं और क्रोमेटोफोकसिंग से प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में एक मालिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है, तो उससे कितना एटीपी और एनएडी प्लस बनेगा। तो 4 एटीपी बनता है भैया, 2 एटीपी का यूज हो जाता है, 2 नेट गेन एटीपी होता है और 2 एनएडी का फॉर्मेशन होता है। 2 समझ गए ना, तो ये चीज़ है, 2 एटीपी मत मारना, 4 एटीपी बनता है, 2 का यूज कर लिया जाता है भैया। अगला क्वेश्चन है कि द पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ एनिमल फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो इनहिबिटर हो गया फ्रक्टोज हो जाएगा। देखो फ्रक्टोज जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिटर नहीं होता, ये भी एक्टिवेटर होता है, लेकिन एलोस्टेरिक नहीं होता है भैया। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट और पायरुवेट जो होता है इनहिबिटर हो गया। देखो कोई भी ग्लाइकोलिसिस का कोई भी स्टेप है, तो उस स्टेप पे जो भी एंजाइम काम कर रहा है उसके ऊपर वाले जितने भी प्रोडक्ट है, जो जितने भी सबस्ट्रेट है, उसको वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उसको कहेंगे तू काम कर। कोई भी एंजाइम है उसके नीचे वाला कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको इनहिबिट करेगा, ऐसा समझ लो और आपका काम हो जाएगा। समझ गए ना, फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट जो है आपका वो क्या है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। स्टैटिन मोनोस्कस परफ्यूरिस से आइसोलेट किया जाता है, ये क्या करता है भैया, स्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कराता है, रिमूव कराता है, ठीक है स्टैटिन। एक होता है साइक्लोस्पोरिन ए, ये बताओ कहाँ से मिलता है, इसका काम क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए। एडिशन ऑफ अनकपलर 2,4-D, ठीक है 2,4-D का हम यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2,4-D प्रोटॉन जो ग्रेडियंट होता है उसको डिसिपेट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन घट जाता है, ईटीएस चलता रहता है। ईटीएस चलेगा तो भैया उसको प्रोटॉन को पंप कराना रहेगा, प्रोटॉन को पंप कराना रहेगा तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो जाता है वो बढ़ जाता है, लेकिन एटीपी प्रोडक्शन घट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानते रहेंगे। ये अनकपलर होते, एक होते हैं इनहिबिटर, इनहिबिटर पूरा खत्म कर देते हैं, अनकपलर जो होते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को खराब कर देते हैं, बस इतना समझ जाओ। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, आयनोफोर क्या होता है, एक आयनोफोर का नाम आप बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू मीन बाय द आयनोफोर, एंड एक एग्जांपल आयनोफोर का कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरोसेंस इन प्रोटीन, तो इंडोर रिंग जो होता है वो मोस्टली फ्लोरोसेंस करवाता है किसी भी प्रोटीन में। आप बताओगे इंडोर रिंग कहाँ भी मिलता है, ट्रिप्टोफैन में या ग्लाइसिन में। द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इन मोस्ट ऑफ द सेल, तो मोस्ट ऑफ द सेल में लिपिड सिंथेसिस जो होता है क्या होता है, देखो राइबोसोम तो दिया नहीं है, नहीं तो आप कहते कि भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो वही तो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भैया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट प्रोटीनेशियस इन नेचर, फ्यूकोजैंथीन आपका एक तरह का जैंथोफिल है, ठीक है। कैरोटीनॉयड आपका क्या है, आपका आइसोप्रीन का यूनिट है, क्लोरोफिल भी नहीं है, फाइकोरिथ्रिन जो है ये प्रोटीनेशियस नेचर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल जैसे कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, ये सब ट्रांजिशन मेटल है, तो विटामिन B12 में ट्रांजिशन मेटल है, हीमोग्लोबिन में आयरन है तो ये ट्रांजिशन मेटल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम में ये नहीं है, रूट नोड्यूल में मॉलिब्डेनम की बात कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एंजाइम बिलोंग टू द विच क्लास ऑफ कंपाउंड, तो एंजाइम जो होते हैं मोस्टली प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, आपको पता ही है, बर्जीलियस ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो एक एंजाइम होता है जो आरएनए हो गया, जो KHL अल्टमान ने खोजे थे राइबोजाइम, वो आरएनए इन नेचर का होता है। टर्सरी कन्फर्मेशन, देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, अल्फा बीटा, पता नहीं क्या क्या होता है ना, बीटा टर्न ये सब, टर्सरी, क्वांटिटरी, तो कौन सा बॉन्ड कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, कितना पर टर्न रेसिड्यू है, ये चीज़, और कौन कौन से बॉन्ड जो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं कहूँ तो आपको कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, नहीं, प्राइमरी में पेप्टाइड, सेकेंडरी में हाइड्रोजन, टर्सरी में डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो हाइड्रोजन ये सब है, 3 टाइप, डाइसल्फाइड जो है टर्सरी में होता है। आप बताओ कि किस एंजाइम फंक्शनल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी फंक्शनल प्रोटीन। चलो अगले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना ट्रू पूछ रहा है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्रामालिक्यूलर और इंटरमालिक्यूलर। आप बताओ कि इंटरमालिक्यूलर बीटा में होता है कि अल्फा में होता है, मतलब बीटा प्लेटेड सीट में कि अल्फा प्लेटेड सीट में, अल्फा हेलिक्स में यार। चलो
हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। भैया हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो होता है वो टर्सीरी के लिए होता है, ना कि सेकेंडरी के लिए, समझ रहे हो आप। द एबिलिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यही बताओ इंट्रामालिकुलर जो होता है अल्फा हेलिक्स में होता है या बीटा प्लेटेड सीट में होता है। ओके, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट आर बीटा टर्न एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। द स्टेरिक इन्फ्लुएंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इंपॉर्टेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछ रहा है कि देखो यही भैया इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। डाइसल्फाइड ब्रिज जो बनता है ना वो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्रिल ग्रुप की वजह से बनता है, जो कि सिस्टीन में होता है और स्टेबलाइज करता है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, सॉरी टर्सीरी को। चलो आगे चलते हैं। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, आपको पता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन। तो यहाँ पे फाइब्रोनोजेन जो है मोस्टली है। अच्छा फाइब्रोइन क्या है? फाइब्रोइन प्रोटीन ही है ना, एक्चुअली में फाइब्रोइन क्लॉटिंग कराता है, लेकिन जो एंजाइम होता है फाइब्रोनोजेन इसका मोस्ट रोल होता है। विच अब नॉट ए प्रोटीन, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, आप कंफ्यूज होते हैं। ऊल यार, ऊल में सेरसिनी प्रोटीन होता है। ऊल एक तरह का प्रोटीन है। बाल, आपके बाल में, आपके नाखून में केराटिन है ना, प्रोटीन का पढ़े हो कि नहीं क्लासिफिकेशन? कौन कौन सा? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और कौन सा प्रोटीन होता है? ये केराटिन किस तरह का प्रोटीन है बताना। तो डीएनए प्रोटीन है, नेल में केराटिन प्रोटीन है, हेयर में भी केराटिन है। तो देखो इस तरीके से हमने 20 मिनट लिया, आपको बायोकेमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन के बारे में बताया, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो भैया वीडियो को लाइक कर देना यार, आप सब लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ये गलत बात है। पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ देखो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट मारो, ऐसे स्क्रीनशॉट मार के गूगल लेंस का यूज करके कैसे भी करके रिक्वेस्ट डालो, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की वजह से वीडियो देखते नहीं आप। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसका, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेस मांगे, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।